साइंस क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम लोग देख रहे थे 900 एमसीक्यू की सीरीज। आज एपिसोड 5 है। इसके पहले हमने 4 एपिसोड में 181 क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है, ये सीरीज आपके यूपी पीसीएस प्रीलिम के लिए, आरओ के लिए। इसमें हमने सभी एग्ज़ाम के जो भी स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम हुए हैं, चाहे वो लोअर लेवल पे हो या हायर लेवल पे हो, उनको जो है सभी के साइंस के क्वेश्चन कंबाइंड किए हैं। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाकर देख सकते हैं। बहरहाल शुरुआत करते हैं। 180 क्वेश्चन कर चुके थे, 181 क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 181 की बात करें तो पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करने वाली ओजोन परत किस वायुमंडलीय परत में मौजूद है। ठीक है, ये यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2023 में पूछा गया है क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आरओ में बहुत सारे एग्जाम में, इवन यूपीएससी तक में रिपीट हुआ है। तो आपको बताना है पराबैंगनी विकिरण जो है यानी अल्ट्रावायलेट रेज जो होती है, उसको अवशोषित करने वाली जो ओजोन परत है वो किस परत में मौजूद है। ध्रुव मंडल में, मध्य मंडल में, या स्ट्रेटोस्फीयर या समताप मंडल में, थर्मोस्फीयर की बात कर रहा है। ठीक है, तो आप देखेंगे नीचे से ऊपर क्रम देखेंगे तो सबसे पहले आएगा क्षोभ मंडल, फिर उसके नीचे आएगा समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आएगा थर्मोस्फीयर, फिर एक्सो यानी बाह्य मंडल आएगा। तो आप देखेंगे समताप मंडल के निचली परत में जो आएंगे तो ओजोन लेयर स्थित है, यानी कुल मिला कहने का मतलब है जो समताप जो ओजोन परत है वो आपको कहाँ मिल जाएगा, स्ट्रेटोस्फीयर में। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखिएगा, समताप मंडल के निचली परत में ही ओजोन परत पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इसमें पूछा है भारतीय जैविक डेटा केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है। हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, गुजरात। ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है यूपी पीसीएस 2023 प्रीलिम्स में। इसके अलावा आरओ की 2021 में जो एग्जाम हुआ है, और बहुत सारे एग्जाम में रिपीट हुआ है। तो भारतीय जैविक डेटा केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है, तो आप देखेंगे हरियाणा में फरीदाबाद में स्थापित किया जा रहा है। इसमें ऑप्शन ए सही है, यानी इंडियन बायोलॉजिकल डाटा सेंटर जो है, कई बार क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इससे पूछा है निम्नलिखित में किस स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी को जनवरी 2023 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। आईएनएस वेला, आईएनएस वागिर, आईएनएस कलवरी, आईएनएस करंज। तो आप देखेंगे आईएनएस वागिर को 5th स्कॉर्पियन सबमरीन के रूप में जो है जल सेना को समर्पित किया गया। तो इसमें ऑप्शन बी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। तो देख रहे हैं करंट से कैसे क्वेश्चन बनते हैं, और आप देखेंगे जो ट्रेडिशनल साइंस है उससे भी क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इसमें पूछा निम्नलिखित में कौन सा तत्व नोबल गैस नहीं है। नोबल गैस या जिसे अक्री गैस कहते हैं वो नहीं, आर्गन, क्रिप्टॉन, रेडॉन, तो एक्टिनियम। तो आप देखेंगे कि जो पीरियोडिक टेबल होता है उसमें कुछ अक्री गैस भी हैं, यानी जो देखेंगे टोटल जो है उसमें 7 तत्व शामिल है, जिसमें हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। ठीक है, और इसके साथ देखेंगे ऑक्टियम जो है ये क्या है, ये अक्री गैस या नोबल गैस है। नोबल गैस का मतलब होता है जो साधारणतः रासायनिक प्रक्रिया में भाग नहीं लेते, और ये हमेशा मुक्त अवस्था में जो है आप पाए जाते हैं। जहाँ तक बात करें एक्टिनियम की, तो एक्टिनियम जो है आप देखें पीरियोडिक टेबल में एक सिल्वर रेडियो एक्टिव मेटेलिक एलिमेंट है। ठीक है, तो कुल मिलाकर इसमें पूछा कौन सा अक्री गैस या नोबल गैस नहीं है, तो इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इसमें पूछा है निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन्स अग्नाशय के लैंगरहैंस आइलेट्स में बीटा कोशिका द्वारा स्रावित होता है। ग्लूकान, इंसुलिन, एड्रेनालिन, एल्डोस्टेरोन। तो आपको बताना है कि कौन सा हार्मोन अग्नाशय के लैंगरहैंस के आइलेट्स के बीटा कोशिका द्वारा स्रावित होता है। तो आप देखेंगे कि पैनक्रियाटिक टिश्यू जो होता है उसमें आप अंदर जाएंगे तो यहाँ पर देखिए एक अल्फा सेल पाया जाता है, बीटा सेल पाया जाता है। ठीक है, तो ये आप देखेंगे जो ये कलर है, ठीक है, तो ये है अल्फा सेल। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं, इसे सीक्रेट्स ग्लूकॉन कहते हैं। ग्लूकॉन जो होता है एक पेप्टाइड हार्मोन होता है जो लैंगरहांस के अग्नाशय में आइलेट्स के अल्फा कोशिकाओं से स्रावित होता है। तो इसमें आप देखेंगे ग्लूकॉन तो होगा नहीं, इसमें बीटा कोशिका का पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे ये जो लाइट कलर में है ये है बीटा सेल्स। ठीक है, तो बीटा सेल्स से आप देखेंगे तो क्या इंसुलिन बहता है। ठीक है, तो बीटा सेल से इंसुलिन का स्राव होता है, यानी इसमें ऑप्शन बी सही है। ठीक है, तो पैनक्रियाटिस है ये स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इसमें पूछा है, और इसके अलावा जो इसमें एडनॉइल दिया है, तो ये क्या है, एक हार्मोन की दवा है जो आंत के कार्यों को रेगुलेट करता है, उसके शामिल करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किस प्रकार का टीका डिप्थीरियम से बचाता है। टॉक्सोइड,
सजीव क्षीण, mRNA वायरल वेक्टर। तो आप देखेंगे तो डिप्थीरिया कैसा है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ठीक है। आपके माउथ में अंदर जाएंगे तो अगर आपने जनरल साइंस की क्लासेस नहीं देखी है तो मैंने 20 मिनट की क्लास ली है सारे डिजीज को, चाहे वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, वायरस इन्फेक्शन हो, प्रोटोजोआ इन्फेक्शन हो, सबको डिस्कस किया है, आप उसको देख सकते हैं। बहरहाल बात करें डिप्थीरिया के, डिप्थीरिया में जो है बच्चों में आप देखेंगे तो DTAP का टीका भी लगता है। ये टेटनस और काली खांसी से बचाने में मदद करता है। कुल मिलाकर आप देखेंगे इसमें ऑप्शन ए सही है, ठीक है, टेक्सॉइड के। ठीक है, किस प्रकार का टीका है, तो डिप्थीरिया एक है, टेक्सॉइड टीका है, जो आप देखेंगे काली खांसी और टेटनस जैसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बैक्टीरियल इन्फेक्शन से होने वाले रोग की बात करें, टेटनस, ठीक है, तो इसमें देखिए क्लोस्ट्रिडियम जो है टेटनी बैक्टीरिया होता है उसके कारण होता है। ठीक है, हैजा भी एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। डिप्थीरिया की बात करें तो डिप्थीरियल एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो बैक्टीरिया कौन सा है, तो उसमें देखेंगे कैरेनिन बैक्टीरियम डिप्थीरिया एक होता है, इसके कारण जो डिप्थीरिया होता है। फूड पॉइजनिंग कार्ड आप देखेंगे हो सकता है ये, तो इसमें देखेंगे मुंह के अंदर जो है ऐसे रोग के लक्षण आते हैं, इसके लिए भी आप देखेंगे तो DTP का टीका भी लगता है। इसके अलावा काली खांसी भी जो है ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, TB भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, प्लेग भी, इन सब के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। टाइफाइड भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। इन सबको आपको देखना, जनरल साइंस की हमारी लेक्चर देख सकते हैं। बहरहाल अगर आपको PDF चाहिए इस क्लास की या क्लासेस पसंद आ रहे हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे 2 चैनल है, स्टडी ऑन IAS, स्टडी ऑन UPSC। PDF की रिक्वायरमेंट हो तो हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सअप पेज ज्वाइन करना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, या आप डायरेक्ट स्कैन भी कर सकते हैं। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, इसने पूछा निम्नलिखित में कौन सा कारक जैव विविधता को नष्ट होने का सबसे महत्वपूर्ण कारक है। आनुवांशिक आत्मसात, ठीक है, शिकारियों पर नियंत्रण, प्राकृतिक आवास का विनाश होना, कीट नियंत्रण। तो आपको बताना है कि जैव विविधता के नष्ट होने का सबसे महत्वपूर्ण क्या कारण है। तो ये भी UPPCS प्रीलिम्स 2023 में पूछा गया, सॉरी 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आप देखेंगे तो जैव विविधता का विनाश होने में सबसे महत्वपूर्ण कारक है प्राकृतिक आवास, उनका विनाश होना, यानी नेचुरल हैबिटेट जो है उनका विनाश होने से जैव विविधता का बहुत बड़ी मात्रा में ह्रास हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात इसने पूछा पौधों में जाइलम परिवहन के लिए उत्तरदायी, यानी जाइलम जो है पौधों में किस परिवहन के लिए उत्तरदायी, पानी के लिए, अमीनो एसिड के लिए, ऑक्सीजन, भोजन। तो आप देखेंगे जहाँ तक बात है अमीनो एसिड के लिए, तो पौधों में अमीनो एसिड के लिए जो है परिवहन जो है जाइलम और फ्लोएम के बीच होता है, उनके द्वारा किया जाता है। और पौधों में ऑक्सीजन का जो परिवहन होता है तो आप देखेंगे पत्तियों में जो रंध्र होते हैं उनके माध्यम से किया जाता है। ठीक है, और इसके अलावा जो जाइलम पर कब किसका परिवहन करता है, तो इसमें देखेंगे पानी का परिवहन करता है। ठीक है, वाटर एंड मिनरल्स का परिवहन जाइलम करता है। ठीक है, फ्लोएम जो देखेंगे तो वाटर और फूड का परिवहन करता है। ठीक है, इस प्रकार इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है जैविक ऑक्सीजन डिमांड, यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जिसे BOD कहते हैं, एक मानदंड है किसके लिए, एक जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में प्रदूषण आकलन के लिए, ऑप्शन बी ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ऑक्सीजन स्तर को आकलन के लिए, ऑप्शन सी रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा नापने के लिए, ऑप्शन डी वन पारिस्थितिकी तंत्र में ऑक्सीजन स्तर की गणना के लिए। तो आपको बताना है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड का यूज कहाँ किया जाता है। तो जैसा कि आपको पता है कि वाटर की क्वालिटी जो है नापने के लिए बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड का यूज किया जाता है। तो जलीय इकोसिस्टम के उसमें प्रदूषण का आकलन करने के लिए वो जो है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड का आकलन किया जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इसने पूछा जल भराव वाले चावल के खेतों में जैव उर्वरक के रूप में आमतौर पर उपयोग किया जाने वाला जलीय पौधा है लेमना, अजोला, वोल्फिया, ट्रैपा। तो अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं तो अगर आप देखेंगे धान की फसल की जब उसकी रोपाई की जाती है तो उसमें जब पानी भरा रहता है तो इस प्रकार के आप देखे होंगे, तो उसमें अजोला जो है उसका जैव उर्वरक डाला जाता है। ठीक है, जो मिट्टी की पोषक तत्व की गुणवत्ता को बढ़ाता है। ठीक है, तो इसमें जो है ऑप्शन अजोला हो जाएगा। जहाँ तक ट्रैपा की बात है तो ट्रैपा आप देखेंगे क्या होता है, सिंघाड़ा। सिंघाड़ा इस तरीके से एक जलीय कृषि होती है। ठीक है, ये एक फ्रूट है, तो ये क्या है, ट्रैपा है। ठीक है, ट्रैपा का मतलब सिंघाड़ा। ठीक है, इसके अलावा अगर वोल्फिया की बात करें तो वोल्फिया आप देखेंगे वर्तमान में एक जलीय पौधा है जिसमें पृथ्वी पर सबसे छोटे फूल वाले पौधे होते हैं इस प्रकार की, जिन्हें काई और अक्सर हम लोग काई कह देते हैं। ठीक है, और इसके अलावा अगर बात करें
लेमना की बात करें तो लेमना जो है देखिए इस प्रकार से ये भी ऐसे दिखाई देता है। तो ये जो है इसका इस्तेमाल देखेंगे तो बायोफार्मास्यूटिकल के लिए उत्पादन के अध्ययन के लिए किया जाता है, ठीक है। और इसे जली कृषि के लिए पशु फीड के स्रोत के रूप में यूज किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा कुछ फैक्ट भी आपको ध्यान रखने हैं, जैसे आपको सिंचित चावल या धान की फसल की खेती में आप देखेंगे मानव जनित मीथेन का उत्सर्जन सबसे ज़्यादा होता है। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि मीथेन का उत्सर्जन सबसे ज़्यादा किसके माध्यम से होता है, तो ध्यान रखिएगा मानव जनित जो है, मानव जनित जो कृषि खेती जी है उससे ज़्यादा मीथेन का उत्सर्जन सबसे ज़्यादा होता है। उसमें अगर पूछा जाए कौन सी फसल के द्वारा मीथेन का उत्सर्जन सबसे ज़्यादा होता है, तो आपको ध्यान रखना चावल की खेती से सबसे ज़्यादा मीथेन का उत्सर्जन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 192 में पूछा है निम्नलिखित में किसे हंसने वाली गैस यानी लाफिंग गैस के रूप में जाना जाता है? अमोनिया, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो आप देखेंगे हंसने वाली गैस आप लोगों ने कई जगह देखा भी होगा कि इससे क्या होता है कि आप जैसे इसको इनहेल करते हैं तो सूंघते हैं तो आप एक स्थिति में आ जाते हैं, तो आप उनको देख कर लोगों को हंसी आ जाती है, ठीक है। तो इससे नाइट्रस ऑक्साइड का यूज किया जाता है, उसमें जो गैस बनी रहती है नाइट्रस ऑक्साइड रहती है। इसके अलावा जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये सब क्या है, ओजोन डिप्लेटिंग गैस है, सॉरी ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है। तो ग्रीन हाउस गैस में अगर आपसे पूछा जाए सबसे अधिक भूमिका कौन निभाता है, तो ग्रीन हाउस गैस में सबसे अधिक भूमिका वाटर वेपर निभाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये सब क्या है, ग्रीन हाउस गैस की लिस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कैसे पूछा, समुद्री शैवाल महत्वपूर्ण स्रोत है, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, आर्गन। तो समुद्री शैवाल जो है होता है, जिसे एक टाइप देखेंगे उसे केल्प्स कहते हैं। केल्प से भी क्वेश्चन जो है यूपीएससी में आ चुके हैं, ये यूपी पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है। तो केल्प्स जिससे समुद्री शैवाल भी ज़्यादा, वो उसका प्रमुख स्रोत क्या है, आयोडीन। यानी केल्प्स में यानी समुद्री शैवाल में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, आयोडीन, ठीक है। तो इस प्रकार इसमें ऑप्शन ए सही है। तो आप देख रहे होंगे क्वेश्चंस को चेंज करके घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछा है। इसके पहले आप देखेंगे कि प्रीलिम्स में केल्प्स के बारे में पूछा, केल्प्स किसका अधिक स्रोत है, तो आयोडीन। अब पूछ रहा है समुद्री शैवाल किस महत्वपूर्ण स्रोत है, तो इसमें भी आयोडीन। तो क्वेश्चन को घुमा फिरा कर पूछ रहा है। निम्नलिखित में कौन सा एक कीटभक्षी पौधा है, ठीक है, निक्थेंस, निलुम्बो, निकोटियाना और इसके अलावा आप देखेंगे तो इसमें हो जाएगा नेप्थेरेस। तो आपको बताना है कौन सा इसमें कीटभक्षी पौधा है। तो आप देखेंगे तो कीटभक्षी पौधे कई टाइप के होते हैं, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे जब मक्खियाँ इस पे या फिर कोई कीड़े मकोड़े जाते हैं तो ये अपने जो इसमें खुले आवरण होते हैं उसको बंद कर लेते हैं, ठीक है, और धीरे धीरे वो मक्खी मर जाती है। तो इसमें आपको बताना है निम्नलिखित में कौन सा कीटभक्षी पौधा है। तो आप देखेंगे इस कीटभक्षी पौधे को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं नेपथ्यस कहते हैं, ठीक है। नेक्थेंस क्या होता है, नेक्थेंस आप देखेंगे एक फूल होता है, ठीक है। और निलिम्बो क्या होता है, तो कमल का फूल आप देखे होंगे तो उसे क्या कहते हैं, निलिम्बो कहते हैं। और निकोटियाना जो होता है ये भी एक प्रकार का जो है फूल है, ठीक है। तो इस प्रकार इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा, नेप्थेस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये भी क्वेश्चन देखिए कितनी बार घुमा के और रिपीट किया है। इसने पूछा मानव हृदय में कितने कक्षों का बना होता है, यानी ह्यूमन हार्ट इज मेड ऑफ हाउ मेनी चैम्बर्स। मानव के हृदय में कितने चैम्बर्स होते हैं, 4, केवल 1, केवल 3, केवल 2। तो आपको पता है कि जितने भी अगर बात करें मानव के हृदय में 4 चैम्बर होते हैं, ठीक है, दायां नीले, बायां नीले, ठीक है, ठीक है, दायां नीलन, आया नीलन। तो इस प्रकार देखेंगे ह्यूमन में 4 चैम्बर होते हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि उभयचर में, इसके पहले आरओआरएम प्रीलिम्स पूछा गया कि उभयचर में देखेंगे कितने चैम्बर पाए, उभयचर में 3 चैम्बर पाए जाते हैं दिल में, ठीक है। यानी मछलियों में आप देखेंगे 2 चैम्बर होते हैं, मेढक में ये जो उभयचर होता है उसमें 3 होता है, जबकि अगर आप देखेंगे उभयचर तो मगरमच्छ भी है, ठीक है, तो उसमें जो है 4 चैम्बर पाए जाते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे मगरमच्छ जो है अपवाद है। इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे 4 चैम्बर पूछा जाए तो 4 चैम्बर ह्यूमन के साथ आप देखेंगे तो क्रोकोडाइल, मगरमच्छ में भी पाया जाता है, ठीक है। और इसके अलावा मोर में भी आप देखेंगे 4 चैम्बर पाए जाते हैं। मछलियों में आपसे पूछा जाए, मछलियों में जो है आप देखेंगे तो मछलियों में जो है 2 चैम्बर पाया जाता है हार्ट में। तो ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पूछा है 2022 में विश्व ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में भारत का स्थान क्या था।
यानी जो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 की रिपोर्ट के अनुसार आपको बताना है कि भारत का रैंक क्या था। तो उस टाइम भारत का रैंक आपको बताना है, तो उस टाइम भारत का रैंक 10 था। जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है 2023 के अनुसार, तो उसमें 2 स्थान सुधार हुआ है, भारत 8वें स्थान पर आ गया है। ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपको ध्यान रखना है। तो ये ग्रीन हाउस गैस की लिस्ट है, इसको आपको जरूर ध्यान रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और जैसा कि मैं बात कर रहा था ग्रीन हाउस गैस इमिशन में, अगर इकोनॉमिक सेक्टर में बात करें कौन कौन ज़्यादा अपना योगदान करता है, तो आप देखेंगे एग्रीकल्चर से 24% जो है सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन होता है, ठीक है, जिसमें सबसे बड़ी मात्रा जो है मीथेन की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कैसे पूछा है 197 में, भौगोलिक इकाई जो जल एकत्र करती है, भंडारित करती है तथा छोड़ती है वो क्या कहलाती है? वाटर सेट, बंजर भूमि, वेटलैंड, पानी का हौज, या जिसे वाटर रिजर्व कहते हैं। तो ये भी आप देखेंगे यूपी पीसीएस प्रीलिम 2023 में पूछा गया है। तो वाटर सेट की बात कर रहा है, ये जो वाटर सेट का एग्जाम्पल आप देखेंगे जैसे रिवर है, लेक है, तो वो क्या करता है, वो जल को एकत्रित करता है, भंडारित करता है और बाद में जो है उसे रिलीज करता है। तो इस प्रकार ये कॉमन विशेषता किसकी है? वाटर सेट की, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें वेटलैंड क्या है, तो वेटलैंड जो है एक ट्रांजिशन जोन पाया जाता है जो स्थलीय और जलीय जीवों के मिलन स्थल पे मौजूद होता है, जहां पर आप देखेंगे प्रजातियों की वजह से बहुत ज़्यादा समृद्ध इकोसिस्टम होता है, ठीक है। यानी नमी या दलदली भूमि वाले को क्या कहते हैं? वेटलैंड कहते हैं। जहाँ पर आप देखेंगे भरपूर नमी पाई जाती है और यहाँ पर आप देखेंगे पूर्णतः या आंशिक रूप से जल भरा रहता है। वेटलैंड को क्या संज्ञा दी जाती है ये भी आपको ध्यान रखना है। वेटलैंड को कहा जाता है किडनीज ऑफ द लैंडस्केप। इसके अलावा बायोलॉजिकल सुपरमार्केट भी कहा जाता है। तो ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन भी आपको ध्यान रखना है, वेटलैंड को किडनी कहा जाता है लैंडस्केप का। इसके अलावा बायोलॉजिकल सुपरमार्केट भी कहा जाता है। इसके अलावा कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन ध्यान रखने, अगर आप यूपी के लिए पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि यूपी में 10 वेटलैंड साइट है। यहाँ पर देखिए पूरा डिटेल दिया है, पीडीएफ से आप पढ़ सकते हैं कि कौन सी साइट कहाँ पर स्थित है। और टोटल भारत में आप देखेंगे तो 75 रामसर साइट है। तो स्टेट वाइज यहाँ पर लिस्ट दी गई है, इसको आपको पढ़ लेना है। कुछ और फैक्ट की बात कर लेते हैं इसी के साथ, जैसे मैंग्रोव की बात कर रहे हैं तो मैंग्रोव का जो है लेटेस्ट आंकड़ा देख लेते हैं। मैंग्रोव देखेंगे तो मैंग्रोव वन जो है कुल भौगोलिक क्षेत्र का 0.15% है। 2019 के आकलन की तुलना में जो फॉरेस्ट रिपोर्ट निकला था 17 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए मैंग्रोव कवर को घटते हुए क्रम में बताना, तो सबसे ज़्यादा मैंग्रोव क्षेत्र किसके पास है? वेस्ट बंगाल। सेकंड नंबर पर गुजरात, थर्ड नंबर पर अंडमान निकोबार, उसके बाद फोर्थ पर आ जाएगा आंध्र प्रदेश, फिफ्थ पर महाराष्ट्र और सिक्स्थ पर तमिलनाडु, ठीक है। तो ये क्रम भी आपको ध्यान रखना है। और फैक्ट की इसके साथ बात कर लेते हैं, जैसे अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारत में सबसे बड़ा वन क्षेत्र कहाँ है, तो सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र एमपी में पाया जाता है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र। अगर वहीं नॉर्थ ईस्टर्न रीजन पूछ लिया जाए तो राज्यों का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का सबसे ज़्यादा वन एरिया कहाँ? मिजोरम में, फिर अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड। और उसके अलावा अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वन क्षेत्र के उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाने वाले राज्य की बात करें, यानी इस रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है, फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा उल्लेखनीय वृद्धि किस में हुई है? तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, कर्नाटक। कमी अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय। तो ये सब भी जब आप पढ़ रहे हैं तो पैरेलल इसको भी आपको तैयार करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 198, ये भी आप देखेंगे तो यूपी पीसीएस का बहुत फेवरेट टॉपिक है, जिसमें आप देखेंगे कुछ इन्वायरमेंट से रिलेटेड एक्ट दे देगा, उसका जो है आपको ईयर पूछ लेगा। जैसे इसके पहले इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट बहुत ज़्यादा पूछता था, ठीक है। तो आज इस बार पूछा है कि जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम निम्नलिखित में किस वर्ष लागू किया गया? 1974, 1975, 1976, 1977। तो आप देखेंगे कि वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एंड पॉल्यूटेंट एक्ट जो है 1974 में लागू किया गया था। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट इन्वायरमेंट एक्ट दिए गए हैं, इसको आपको देख लेना है। जैसे इंडियन फॉरेस्ट एक्ट कब आया, ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ पोल्ट्री एनिमल्स, और इसके अलावा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। तो ये सब एक्ट को भी आपको देखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 199 की बात करें, लोटिक इकोसिस्टम का उदाहरण है दलदल, तालाब, नदियां, दलदली क्षेत्र। तो लोटिक इकोसिस्टम की बात करें, इसकी विशेषता होती है कि बहता हुआ पानी, जैसे फॉर एग्जांपल नदियां हो गई, धाराएं हो गए, झरने हो गए, तो इसमें लोटिक इकोसिस्टम कहते हैं। यानी जो लोटिक इकोसिस्टम होता है वो बहुत सारी स्पीसीज का जो जलीय जीव है या जलीय प्लांट है और उनका निवास स्थान होता है, ठीक है। तो इसमें जो है आप देखेंगे रिवर्स, स्ट्रीम, ब्रुक्स, क्रिक्स और ह्यूमन मेड चैनल आते हैं। तो इस प्रकार देखेंगे इसमें जो आंसर सही होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 200 की बात करें तो भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्र जैव विविधता वाला केंद्र
राष्ट्रीय समुद्री जैव विविधता केंद्र कहाँ स्थापित है? ये भी क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। मुनुभाई, जामनगर, भावनगर, पुदुचेरी। तो आप देखेंगे भारत का पहला जो है नेशनल बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन केंद्र की बात करें तो ये गुजरात के जामनगर में लगाया गया है, यानी स्थापित किया गया है। ऑप्शन 20 में सही है। तो इस प्रकार हमने 200 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तब तक आप लोग अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा। चैनल पसंद है सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।